हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी। तो जैसा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल में आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 में हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताई थी और अब मैं आप लोगों को पार्ट 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से चैप्टर 1 यानी रिमेम्बरिंग द पास्ट से रिलेटेड उसके बारे में बताऊँगी, जिससे कि आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। या फिर इस क्वेश्चंस को इस तरह भी हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन, कि किस तरह इतिहास को एक पेशागत इतिहास की तरह बना दिया गया, इतिहास लिखना एक काम की तरह शुरू हो गया। इस तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं इतिहास, जिससे हमें बीते दिनों में घटित घटनाओं के बारे में ज्ञात होता है या फिर जिसका वर्णन हमें अलग अलग किताबों में या फिर टाइम में देखने को मिलता है। उसी तरह इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ग्रीस के इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। उनकी पुस्तक हिस्टोरीज या फिर हिस्टोरिया थी, जिसमें उन्होंने इतिहास के बारे में बताया था खोज या फिर शोध करना। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि इतिहास के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को। इस तरह हम जान लें तो पेशागत या फिर गैर पेशागत इतिहास के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, जैसे रोमन के इतिहासकार सीटा द एल्डर ने भी इतिहास के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था द ओरिजिन्स, जिसमें उन्होंने द ओरिजिन्स लिखी। ओरिजिन्स में उन्होंने इतिहास के बारे में बताया है। 20वीं सदी में जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो बहुत सारे ज्ञान को एक अनुशासन मान लिया गया। जिस तरह विद्यालय में, कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई के लिए एक बुक बना दिया गया, आधुनिक प्रयास हुआ और उसे एक पेशा की तरह सभी स्कूलों में, कॉलेजों में उसे शिक्षा दी गई। तो इस तरह इतिहास का उदय हुआ, धीरे धीरे इतिहास की विकास शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इतिहास का महत्व भी बढ़ता गया और आधुनिक युग में हम देखते हैं कि लोगों ने पेशागत इतिहास के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बहुत से स्कॉलर्स ने, बहुत से विद्वानों ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया कि इतिहास के कितने दिनों से चलता आ रहा है, इतिहास के बारे में पुस्तकें लिखना शुरू कर दी। इस तरह चाइनीज स्कॉलर सीमा कियान वही एक प्रथम सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पेशागत इतिहास लेखन के बारे में सोचा। और फिर हम आते हैं 19वीं शताब्दी में, जो प्रोफेसर लियोपोल्ड रांके है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड टेंटोनिक पीपल फ्रॉम 1945 टू 1914। इस तरह ये सारे बुक्स के नाम हैं और उनके राइटर्स के नाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर हम आते हैं इतिहास के कुछ मेन निम्नलिखित रूप को या फिर उनके महत्व को देखा जाए तो अतीत का आईना इतिहास जो है अतीत का आईना होता है। इतिहास में अतीत की कहानियाँ सुनाई जाती है, मतलब जो पुराने समय में जो कहानियाँ घटित हुई होंगी, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो सारी चीज़ें इतिहास में बताई जाती है। फिर हम आते हैं अतीत की कहानी का संरक्षण, जो भी कहानियाँ पहले घटित हुई हो या पुराने ज़माने में घटित हुई हो, तो उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से इतिहास में रखा जाता है ताकि आगे के लोग उससे शिक्षा प्राप्त करते रहे और ज्ञान का विकास होता रहे। फिर हम आते हैं ज्ञान के विकास में। जिस तरह समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में इतिहास का ज्ञान का भंडार माना जाता है, पूरे ज्ञान के संसार में इतिहास पर ही बात होती है। जिस तरह मानव समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका किसी भी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, फिर धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति या फिर संस्कृति, इन सभी चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही या फिर इतिहास में ही बताया जाता है। फिर हम आते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक उन्नति। जिस तरह इतिहास के विभिन्न शासकों के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकलापों की जानकारी होती है, यानी कि इसमें राजा या फिर राजनीतिक के बारे में बताया जाता है। जिस तरह किस राजा के किस काम से कहाँ के लोगों को कष्ट हुआ या फिर उन्होंने किस चीज़ का विद्रोह किया, उनके राज्य का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास में ही मिलती है। इस तरह इतिहास का पेशाकरण यानी कि इतिहास को आगे बढ़ाने का काम भी ऐतिहासिक संस्थाओं के कारण ही हुआ। जहाँ पर ऐतिहासिक संस्थाएं थी वहीं पर ये सब काम होता था।
जिस तरह स्कूल कॉलेजों में इतिहास पर पढ़ाई की जाने लगी, मतलब ऐतिहासिक चीज़ों को ज़्यादा बताया जाने लगा। जिस तरह म्यूज़ियम, ऐतिहासिक धरोहर, ये सारे चीज़ों का विकास होने लगा। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम कितने, मतलब कि म्यूज़ियम के क्या महत्व है। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ म्यूज़ियम। तो इस तरह पहले मैं इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। तो अजायब घरों के उद्देश्यों को बहुत सारे प्रकार से देख सकते हैं, जैसे संग्रह सबसे पहले आता है। अजायब घर का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है कि अलग अलग देश से, अलग अलग भाग से दुर्लभ वस्तुओं को खोजकर उनका संग्रह किया जाता है, जिससे कि अतीत के अनजान इतिहास की जानकारी हो सभी को। और फिर हम आते हैं संरक्षण में, यानी कि आधुनिक अजायब घर में विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर भी संरक्षित रखे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन मुद्रा हो, विभिन्न प्रकार के कला के काम हो, विज्ञान से संबंधित वस्तुएं हों। तो इन सबको दिन प्रतिदिन वस्तुओं को मिलने से क्या है कि अजायब घरों की वस्तुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। फिर हम आते हैं प्रदर्शन, परिवर्तन की सहज प्रक्रिया में, यानी कि जिस तरह परिवर्तन होता आया है मानव समाज सभ्यता में, जो परिवर्तन हो रहा है उसके जितने भी प्रमाण है, सबूत है या फिर कुछ स्मृति यादें हैं, उसको अजायब घरों में रखा जाता है ताकि आगे के लोग उसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सके। अजायब घर में इन सभी दुर्लभ वस्तुओं को, जैसे साधारण दर्शक, पाठक, इन लोगों के लिए रखा जाता है। फिर हम आते हैं जन सचेतना में, यानी कि ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा जैसे जनगण में सचेतना की वृद्धि करना अजायब घर का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। जिस तरह उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल में रखे 1857 के चित्रों को देखकर पता चलता है कि किस तरह से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को मारकर पेड़ों पर चढ़ा दिया होगा। तो ये सारे जन सचेतना से संबंधित काम हैं। और फिर ज्ञान का प्रचार, यानी कि इतिहास में अलग अलग चीज़ों को संग्रह करके उनके माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। इतिहास की पुस्तकों में अजायब घर में प्रत्यक्ष रूप से रखे चीज़ों को देखा जा सकता है। फिर हम आते हैं प्रकाशन करना, यानी कि इतिहास में या फिर अजायब घर में अलग अलग चीज़ों को रखकर उन सब चीज़ों का प्रकाशन किया जाता है, ताकि जो अजायब घर में जितने भी खोज पड़ताल करने वाले लोग आते हैं तो उनको उस सारी चीज़ों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके, वो उसका अलग अलग देशों में जाकर प्रकाशन कर सके। इससे क्या है कि एक देश की स्थिति दूसरे देश की जानकारी में आती है और हमारे देश का भी विकास होता है। फिर हम आते हैं आनंद दान, यानी कि अजायब घर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रहती हैं, मतलब कि जिनको देखकर लोगों की उत्सुकता शांत होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होती है कि हम अजायब घर में रखी वस्तुओं को देखें, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो उन सब चीज़ों को देखकर उन लोगों की जो उत्सुकता होती है वो शांत हो जाती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। इस तरह हम इसमें एक और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, जिस तरह गवेषणा करने का कार्य, यानी खोज पड़ताल करने का कार्य। तो अजायब घर में रखी वस्तुओं को सभी लोग देखते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के काम आती है जो गवेषणा करने के लिए होते हैं। किसी भी लोग द्वारा कोई भी चीज़ें संग्रह की गई हो वो अजायब घर में रखी जा सकती है, पर वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक, यानी व्हाट आर द टाइप्स एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ म्यूज़ियम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह विश्वकोश, यानी कि अजायब घर के बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज करके अच्छे से लिख दिया है कि विश्वकोश अजायब घर सबसे पहला है, जिसको एनसाइक्लोपीडिक म्यूज़ियम कहते हैं। तो विश्वकोश अजायब घर का मतलब वो अजायब घर है जिसमें अलग अलग विषयों से संबंधित वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, जैसे कि ब्रिटिश म्यूज़ियम, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है। और फिर इसे सार्वजनिक अजायब घर भी कहा जा सकता है, यानी यूनिवर्सल अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की शिल्प, विज्ञान, इतिहास की वस्तुएं होती हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग विषयों से संबंधित वस्तुएं होती हैं। फिर हम आते हैं जीवंत अजायब घर, यानी लिविंग म्यूज़ियम। तो लिविंग म्यूज़ियम में ऐतिहासिक, यानी कि प्राचीन युग के मनुष्यों की जीवन यात्रा की चीज़ें रखी जाती थी। किस तरह प्राचीन युग में लोगों ने चलना शुरू किया, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया, उन सभी चीज़ों को लिविंग म्यूज़ियम में
रखा जाता है। और जिस तरह की प्राकृतिक परिवेश हो, प्राचीन संस्कृति हो, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। इस तरह अजायब घर का निर्माण हुआ और इस तरह जैसे कि सबसे पहला जीवंत अजायब घर जो है 1891 में स्वीडन के स्टॉकहोम के पास आर्थर हेजेलियस में विस्कॉन्सिन म्यूजियम है, जो कि सबसे पहला अजायब घर लिविंग म्यूजियम बनाया गया था। फिर हम आते इतिहास म्यूजियम यानी हिस्ट्री म्यूजियम। इस प्रकार के म्यूजियम में वर्तमान से और भविष्य के अनुरूप यानी वर्तमान को लेकर और भविष्य के बारे में सोचकर ज्ञान की चीज़ें प्राप्त करने के लिए किस चीज़ों का संग्रह किया जाता है। जिस तरह कुछ म्यूजियम होते हैं जो स्थान विशेष के यानी किसी भी स्थान के ऐतिहासिक संबंधों की विशेष सामग्री को संग्रहित करते हैं, ऐसी म्यूजियम को ही हिस्ट्री म्यूजियम कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ जो रखी गई है म्यूजियम में, उससे संबंधित वस्तुएं, डॉक्यूमेंट, उनसे संबंधित सबूत, ये सभी चीज़ों को हिस्ट्री म्यूजियम में रखा जाता है। फिर आते हैं हम पुरातात्विक म्यूजियम में यानी आर्कियोलॉजी म्यूजियम। तो इस म्यूजियम में मुख्य रूप से पुरातात्विक ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, सबसे पहला जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन नालंदा विश्वविद्यालय। ये सभी चीज़ें जो है पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी म्यूजियम है। इसमें क्या है कि ये म्यूजियम जो होते हैं किसी भी रूम में या भवन में नहीं होते, बल्कि ये खुले आसमान के नीचे ही इस तरह प्रदर्शित करने के लिए वस्तुएं रखी जाती हैं। जिस तरह कला म्यूजियम यानी कि आर्ट म्यूजियम, इस म्यूजियम को आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान होता है जहाँ पर दृश्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ये सारी चीज़ों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। यहाँ पर साज सज्जा से भी यानी कि सजाने वाली वस्तुओं से संबंधित चीज़ें भी रखी जाती है। और यहाँ पर अलग अलग किताबों का भी संग्रह होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ बताई जाती है जो कि कला के काम आए। फिर है विज्ञान म्यूजियम यानी साइंस म्यूजियम। तो साइंस म्यूजियम में ये म्यूजियम यहाँ पर है कि विज्ञान और तकनीकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यानी कि जितने भी विज्ञान से संबंधित या फिर जैसे कि तारों से या फिर किसी भी जानवरों से संबंधित वस्तु हो, इसे यहाँ पर बताया जाता है। जिस तरह तारामंडल, यहाँ पर ऐसे तारामंडल के बारे में भी एक चीज़ें बताई जाती है। तो उसके बाद ज्योतिष विज्ञान हो या फिर वायु परिवहन हो, भौतिक विज्ञान हो, ये सारी चीज़ों से संबंधित वस्तुएं जो है साइंस म्यूजियम में ही बताई जाती है। इस तरह इसमें इतना ही अभी 6 पॉइंट्स अभी लिखा है मैंने, पर इसमें और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। जिस तरह की समुद्री म्यूजियम, जैसे कि मैरीटाइम, जिसको मैरीटाइम म्यूजियम कहा जाता है। तो समुद्री म्यूजियम के अंतर्गत सामुद्रिक इतिहास, संस्कृति या फिर पुरातत्व से संबंधित सामग्री का संग्रह होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जिस तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग समुद्री म्यूजियम में यानी कि प्राचीन जहाज़ों के टूटे अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, उसके अवशेषों को रखा जाता है। और फिर हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक इतिहास का म्यूजियम, कि किस तरह म्यूजियम जो है प्राकृतिक इतिहास को अध्ययन कराता है। जो अलग अलग तरह के म्यूजियम होते हैं उसमें क्या है कि प्राकृतिक इतिहास यानी कि अलग अलग प्राकृतिक इतिहास के, जैसे जिस तरह डायनासोर हुआ, जंतु शास्त्र है, समुद्र विज्ञान है, ये सभी चीज़ों से संबंधित वस्तुएं प्राकृतिक म्यूजियम में रखी जाती है। और फिर एक और भी पॉइंट्स हम बढ़ा सकते हैं, जिस तरह सैनिक और युद्ध म्यूजियम, मिलिट्री म्यूजियम, जहाँ पर सैनिकों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। जिस तरह सैनिक जो थे युद्ध में किस तरह का हथियार यूज़ करते थे, उनकी युद्ध सामग्री कैसी थी, उस समय नागरिकों के जीवन का प्रदर्शन कैसा था, इन सभी चीज़ें जो है वो सैनिक म्यूजियम यानी कि मिलिट्री म्यूजियम में रखी जाती है। एक और पॉइंट भी हम कह सकते हैं, जिस तरह जूलॉजिकल पार्क यानी कि जिस तरह चिड़ियाघर है, ये वानस्पतिक उद्यान है, ये सभी चीज़ों में लिविंग म्यूजियम के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि इसमें जानवरों को रखा जाता है, ये भी एक म्यूजियम की तरह होते हैं। जिस तरह चिड़ियाघर है वो भी एक म्यूजियम की तरह है, उसमें जानवरों के अवशेष रखे जाते हैं, जानवरों को प्रदर्शित किया जाता है सभी को दिखाने के लिए। तो इस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो के पार्ट 1 में फॉक टेल्स, मेमोरीज, लेजेंड्स, माइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और अब मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों को प्रोफेशनल हिस्ट्री
और ये म्यूज़ियम, उसके टाइप्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया है। इस तरह इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका, ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म होता है। और इस तरह ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को बताया है ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। तो इस तरह आई होप कि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, जिससे कि आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेस्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए। अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा।